नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे एसएससी सीजीएल 2023 के एमसीक्यू बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टीसीएस का प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहले हमने इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया है और यह इस श्रृंखला में हमारा तीसरा वीडियो है। लगभग 50 प्रश्न हम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पर पढ़ चुके हैं और संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता पर आज हमारा अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम क्वेश्चन 51 प्रश्न से लेकर के 75 प्रश्न तक, यानी कि लगभग अगले 25 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैंने न सिर्फ आपको प्रश्न कराए हैं बल्कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशन उनके नीचे दी हुई है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको पुनः एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सभी पुस्तकों का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो यदि आप इन प्रश्नों को, इन थ्योरीज को पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और खुद ही लाइक ना कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। कुछ फायदा मुझे हो, कुछ फायदा आपको, मिलजुल करके हमें मेहनत करनी है। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का चित्रण हड़प्पा कालीन मोहरों पर नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। ये जो मोहरें होती थी, इन मोहरों पर तरह तरह के चित्र अंकित होते थे, और उन चित्रों में से कुछ चित्र जानवरों के भी होते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से जानवरों के चित्र इन मोहरों पर मिले हैं या किस जानवर का चित्र मोहरों पर नहीं मिला है, तो हाथी का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त हुआ है, गैंडे का प्राप्त हुआ है, बाघ का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करें हिरण का प्राप्त हुआ है, हिरण के अलावा मछली का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। परंतु किसी भी हड़प्पा कालीन मोहर पर गाय का या घोड़े का चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में गाय हो तो गाय का चित्र किसी भी हड़प्पा कालीन मोहर पर देखने को नहीं मिलता, साथ ही घोड़े का चित्र भी किसी भी हड़प्पा कालीन मोहर पर देखने को हमें नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं गाय से और घोड़े से अपरिचित थे। हालांकि घोड़ों के कुछ खिलौनों के अवशेष मिलते हैं, घोड़े का खिलौना हमें मिलता है, साथ ही हमें सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी मिलते हैं। पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं, सैंधव कालीन हैं, इस बात पर आज भी विवाद है। तो अभी मान करके चला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, या अगर उन्होंने घोड़ा देखा भी हो कि बाहर की सभ्यता से, बाहर की संस्कृति से कोई घोड़ा आया है, तो बहुत ज्यादा प्रयोग सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े का नहीं करते थे, और गाय से तो वह पूर्णतः अपरिचित थे। गाय मुख्य जानवर हो जाता है वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता में तो गाय भूमि से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वैदिक सभ्यता के जो युद्ध हैं वो जमीन के लिए नहीं लड़े जाते थे, बल्कि गाय के लिए लड़े जाते थे। संपत्ति गाय को समझा जाता था। पर सैंधवकालीन सभ्यता में गाय से परिचित नहीं थे, और गाय का चित्रण मोहरों पर प्राप्त हमें नहीं होता। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो दोस्तों, कपास की खेती में अग्रणी है भारत, यानी सबसे पहले कपास की खेती भारत देश में ही प्रारंभ की गई। और भारत में भी किस काल में कपास की खेती प्रारंभ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल में ही कपास की खेती प्रारंभ की गई थी भारत में। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भारत में कपास की खेती प्रारंभ की गई। आपसे पूछ ले कि यूनानी कपास को क्या कह करके पुकारते थे, तो यूनानी कपास को सिंडन कह करके पुकारते थे। यह प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनानियों ने किसे सिंडन कहकर पुकारा है? कपास को, लोहे को, काली मिर्च को, रेशम को, इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए तो सिंडन कह करके कपास को पुकारा है। और सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भारतीयों को जाता है, सैंधवकालीन लोगों को कपास उगाने का श्रेय जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आत्मा में विश्वास करते थे या नहीं, कर्म कांड में करते थे कि नहीं, यज्ञ प्रणाली में करते थे कि नहीं, या मात्र शक्ति में? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो समाज है ये मात्र सत्तात्मक समाज था। यहां से हमें कई देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो जैसे कि हमें एक उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से, और एक देवी है और उस देवी के पेट से जो है निकल रहा है क्या, पौधा, तो कहा जाता है कि ये उर्वरा देवी है। इसी प्रकार कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। अब आप नर्तकी की मूर्ति, ऐसा तो नहीं है कि आप ये सिद्ध कर दो कोई डांसर है, देवी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो है कई मूर्तियां या कई अन्य मूर्तियां ज्ञात और अज्ञात ऐसी प्राप्त हुई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, मात्र शक्ति में विश्वास रखने वाली थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। जबकि ये जो कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, आत्मा, ब्रह्म, ये सभी वैदिक सभ्यता की निशानियां हैं, वैदिक सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मात्र शक्ति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सोने का, चांदी का, तांबा का या कांसे का? तो देखिए हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो तांबा से भी परिचित थे। तांबा में टिन मिलाकर के कांसा बनाना भी उन्हें आता था। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसका मतलब वे टिन से भी परिचित थे, कांसे से भी परिचित थे। साथ ही सोने के मनके का बना हुआ हार प्राप्त होता है लोथल से, इसका मतलब वे सोने से भी परिचित थे। कुनाल से चांदी के बने हुए मुकुट प्राप्त होते हैं, इसका तात्पर्य है कि वे चांदी से भी परिचित थे, पर वे लोहे से परिचित नहीं थे। ये बात भी हमने बात कर ली। लेकिन इन सभी धातुओं में भी सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कांस्य युगीन सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता आई थी? ताम्र युगीन सभ्यता, यानी सैंधव सभ्यता से पहले का जो समय था उस समय में ही तांबे का प्रयोग किया जाने लग गया था मानव के द्वारा। यानी मानव ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तांबा। ध्यान रखिएगा, लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, और लोहे से यदि वैदिक सभ्यता में भी पूछा जाए तो ऋग वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वह लोहे से अपरिचित थे। लोहा उत्तर वैदिक सभ्यता में आया था, उत्तर वैदिक काल में आया था। लेकिन अगर जनरल पूछ लिया जाए तो वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रख्यात वृषभ मुद्रा है वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इस प्रख्यात वृषभ मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक श्रृंगी बैल, यानी एक सींग वाला बैल। साथ ही इसे यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो यूनिकॉर्न है ये बैल है, बैल मतलब वृषभ हो जाता है ना, तो प्रख्यात वृषभ मुद्रा मतलब फेमस वृषभ मुद्रा। तो ये जो एक श्रृंगी बैल की मुद्रा है, ये यूनिकॉर्न जो है, ये कहां से प्राप्त हुई है? ये हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, एक श्रृंगी बैल के अलावा एक और मोहर हमें प्राप्त हुई है, और वो मोहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मोहर पर क्या अंकित है? उस मोहर पर अंकित है कुबड़ वाला बैल, यानी कुकुदमान वृषभ। तो कुकुदमान वृषभ की जो मुद्रा है ना, या जो मोहर है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से ही। यानी एक श्रृंगी वाला बैल कह लीजिए या कुबड़ वाला बैल कह लीजिए, बैल माने वृषभ, तो दोनों ही वृषभ मुद्राएं हैं। तो प्रख्यात वृषभ मुद्रा करके दिया, कोई नाम तो दिया नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कीजिए। मृणपट्टिका यानी मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से यह मूर्ति
प्राप्त हुई है। अब क्या है इस पर, इस मिट्टी पर ऐसे ऐसे करके एक पट्टिका है, मरण पट्टिका मतलब मिट्टी की बनी हुई पट्टिका, और इस पर जो है एक तरफ तो एक देवता है जिसका जो है 2 सींग निकले हुए हैं और ये देवता डांस कर रहा है, और दूसरी तरफ एक पुरुष है और वो पुरुष क्या लेकर के जा रहा है अपने साथ में, वो बकरा लेकर के जा रहा है, बकरा लेकर के जा रहा है देवता की तरफ। मतलब इससे क्या तात्पर्य निकाला गया है, इससे तात्पर्य ये निकाला गया है कि ये जो आदमी जो इस बकरे को लेकर के जा रहा है, ये बकरा बलि के लिए जा रहा है, यानी इस देवता को बलि चढ़ाई जाएगी ये बकरे की। इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बलि प्रथा उपस्थित थी। बलि प्रथा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। साक्ष्य मतलब ये साक्ष्य है बलि प्रथा का। तो बलि प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, अगर ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसे टफ प्रश्न बन जाता है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, कालीबंगा से, ये डायरेक्ट प्रश्न है। पर बलि प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ ना, ये बलि प्रथा का साक्ष्य हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और बड़ी बड़ी नालियां, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी नालियां हैं, और वह नालियां प्रॉपर रूप से ढकी हुई हैं ताकि उनसे किसी प्रकार की बदबू ना उठे, किसी प्रकार की गंदगी सड़क तक ना पहुंचे, कूड़ा करकट नालियों में ना जाए। तो नगरों में ये नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उद्योग के लिए जानी जाती है। हालांकि वो जो उद्योग थे वे कृषि आधारित थे, पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मातृ सत्तात्मक समाज है, मातृ देवी की उपासना की जाती है। लोग लोहे से परिचित थे, यही कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, ना कि परिचित। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण हटा भी दिया जाए, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति, तो कढ़ाईदार मतलब आज का सूट बूट समझ लीजिए आप एक तरीके से। तो ये जो मूर्ति है कहां से प्राप्त हुई है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रमुख नगर थे वे थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे प्रमुख नगर कौन से हैं? सबसे प्रमुख एवं संपन्न नगर कह सकते हैं, अमीर नगर जो थे। जैसे आज नगर होते हैं और एक महानगर होते हैं, तो आप इन्हें महानगर समझ लीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जितने भी अमीर लोग होते थे ना, वो ज्यादातर यहीं होते थे। तो ये जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति है, ये अमीरों का एक रौबदार व्यक्ति है। तो ये या तो हड़प्पा में मिलेगा या मोहनजोदड़ो में। अब कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रिक बताता हूं। मोहनजोदड़ो मूवी तो देखी है ना ऋतिक रोशन की, उम्मीद है सभी ने देखी होगी। तो उसमें वो जो माहम था, मोहनजोदड़ो का राजा, वो इमेजिन कीजिए कि कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। यानी कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। तो देखिए, आहत सिक्के ये तो मौर्यकालीन विशेषता है। वैदिक संहिताओं में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या हड़प्पा संस्कृति में। तो मौर्य काल से बहुत पहले वैदिक काल में भी चांदी के सिक्के चलते थे, और वैदिक काल से पहले हड़प्पा काल में भी चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
वैदिक काल में सिक्के नहीं चलते थे, मतलब चांदी की वस्तुएं प्रयोग में ली जाती थी। और हड़प्पा समय में भी, हड़प्पा सभ्यता के समय में भी चांदी की वस्तुएं प्रयोग में ली जाती थी। कैसे सिद्ध करेंगे ये बात से? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हरियाणा के कुणाल नामक स्थान पर, और इस कुणाल नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुए हैं चांदी के मुकुट, चांदी के 2 मुकुट। और ये दोनों मुकुट जो हैं, जब इनकी एज पता लगाने का प्रयास किया गया कार्बन डेटिंग मेथड से, तो ये किस काल के निकले? ये निकले आपके हड़प्पा काल के। ऐसा थोड़ी होता है कि इन साइड से जो भी सामान मिलेगा, सपोज कीजिए हड़प्पा से जो भी सामान मिल गया वो हड़प्पा के काल का ही होगा, सामान बाद में नहीं। अब बाद के कालों में क्या वहां लोग नहीं रहते थे? आज भी तो किसी किसी स्थान पर पब्लिक रहती है ना प्रॉपर, तो सामान तो बाद के भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही चांदी के मुकुट जरूरी नहीं है ना हड़प्पा काल क्यों, लेकिन जब इनकी डेट पर फाइंड आउट की गई तो ये हड़प्पा कालीन निकले। इससे तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे। तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं हमें हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। यह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए इस प्रश्न पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वे 2 स्तरीय हैं। वे नगर कैसे हैं? 2 स्तरीय नगर हैं, किंतु धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। तो 3 भागों में बटा हुआ नगर कौन सा है? वो है धौलावीरा। इसी प्रकार इन नगरों के चारों तरफ किलेबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है। और एक प्रश्न हमने कल पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नगर है जहां पर एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीलों को घेरा गया है? वो कौन सा था? वो था लोथल। और यदि हमने देखा कि कहां पर किलेबंदी नहीं की गई है, तो इस प्रश्न को भी हमने देखा था और उस प्रश्न का उत्तर क्या था? चन्हू दड़ो। इसी प्रकार पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो किले थे ये किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे पक्की ईंटों से। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर 2 एक ऐसे स्थान हैं जहां पर पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, और इन सभी पर हमने चर्चा करी है। तो त्रिस्तरीय नगर कौन सा हो जाएगा? त्रिस्तरीय नगर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से साथ ही हमें जल प्रबंधन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जल संरक्षण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें यहां से लिपिबद्ध शिलापट्ट भी मिला है, लिपिबद्ध शिलापट्ट, नोट कर लीजिएगा इसे। साथ ही यहां पर ये एकमात्र ऐसा नगर है जहां से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ये नया प्रश्न है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। स्टेडियम के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो वो हमें प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त होते हैं? सुरकोतला से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या राखीगढ़ी से? तो ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े के टुकड़े के जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से कीजिएगा, और प्रश्न का उत्तर यदि आपने डी कर दिया तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? शिलालेख प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, और मोहरों पर भी कुछ लेख अंकित मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक बात बताइए, उन लेखों को क्या अभी तक पढ़ा जा चुका है? नहीं पढ़ा जा सका। इसी वजह से तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक आदि युगीन सभ्यता है। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्या होती है? जब मानव ने लिखना भी नहीं सीखा था। और आदि युगीन सभ्यता क्या होती है? यानी लिखना तो सीख लिया, उसके पास अपनी लिपि तो है, पर वर्तमान समय में हम उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ हैं। तो जब हम लिपि नहीं पढ़ सकते तो जानकारी कैसे ले लेंगे उनसे? तो
तो पकी हुई मिट्टी पर मोहरों पर अंकित लेख, ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। शिलालेख भी प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। केवल पुरातात्विक खुदाई से हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें कालीबंगा से, तो हमने मान लिया कि उस समय खेती में जोता जाता था और हमें हल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल मतलब खिलौना प्राप्त हुआ है और हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। तो हमने मान लिया कि ये जो जुताई है ये हल से की जाती थी, यानी हल से वो लोग परिचित थे। तो ऐसे करके हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया है। पर अगर स्पष्ट रूप से कोई ऐसा लेख मिल जाए जिसमें वो लोग कहते हैं आज हमने हल चलाया या हल से हमारे शहर नगर में खुदाई होती है, ऐसा कोई ग्रंथ मिल जाए और उस ग्रंथ को हम पढ़ पाए, तब उसे कहेंगे हमने लिखित स्रोत है हमारे पास जानकारी के। पर जब तक हम पढ़ नहीं सकते तब तक हमारे पास जानकारी के कोई लिखित स्रोत नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर पुरातात्विक खुदाई होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हम आज भी खुदाई से प्राप्त अवशेषों का सहारा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। अगर आपको पता हो घग्गर नदी राजस्थान में और हरियाणा में बहती है, राजस्थान और हरियाणा, तो इसका मतलब घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र इन्हीं दोनों के होने चाहिए। तो बात करें आलमगीरपुर की, तो ये तो पश्चिमी यूपी का है, मेरठ में मिलता है, मेरठ में तो घग्गर नदी है ही नहीं। लोथल हमें गुजरात से प्राप्त होता है और गुजरात में भी घग्गर नदी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और मोहनजोदड़ो ये तो सिंध पाकिस्तान से प्राप्त होता है और पाकिस्तान में भी घग्गर नदी नहीं है। जबकि बनावली कहां पर है? बनावली हरियाणा का क्षेत्र है, यानी कि प्रश्न का उत्तर यही होगा। तो जरूरी नहीं आपको प्रश्न के उत्तर आते हों, पर अगर थोड़ा दिमाग से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। देखिए घरों से कुएं के अवशेष यानी निजी कुआं। अगर आप आज गांव में जाएं तो जो आप गांव में देखेंगे कि जो गरीब घर परिवार होते हैं, या शहरों में भी आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तरफ आकर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के घरों में अपने पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। आज के टाइम में सरकारें लगाती हैं कि चलो नल दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, हर घर जल, वो सबको अगर आप छोड़ दीजिए तो वास्तविक स्थिति में पीने के पानी का साधन मौजूद नहीं है। वे लाइन में लगते हैं, टैंकर आता है, लाइन में लगते हैं, सुबह नल चलता है, चौराहे पर एक नल लगा होता है, उस नल में पानी आता है, लाइन लगी होती है और लोग उससे जल ग्रहण कर रहे होते हैं, पानी भर भर के मटकों में भर के ले जाते हैं। या फिर कुएं से पानी भर भर के लाना पड़ता था पहले के समय में। आज के समय में सरकारी हैंडपंप से पानी लेकर के आना पड़ता है, लेकिन घरों में नल नहीं मिलते। लेकिन वहीं अगर आप थोड़े से ठीक ठाक मिडिल फैमिली में चले जाएं तो बढ़िया पानी की व्यवस्था होगी, नल वल लगा होगा जिसमें सुबह शाम पानी आता होगा, आरओ लग रहा होगा। थोड़े से और अच्छे घर में चले जाएं, और थोड़े से में चले जाएं तो बढ़िया अपनी ट्यूबवेल होगी। तो जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी जो संपन्न लोग थे उनके पास अपने पर्सनल कुएं हुआ करते थे, पर्सनल शौचालय हुआ करते थे, पर्सनल स्नानागार बाथरूम हुआ करते थे, टॉयलेट्स हुआ करते थे। और ये जो संपन्न लोग हैं ये या तो मोहनजोदड़ो में मिलते थे या हड़प्पा में मिलते थे, लेकिन ये निजी घर में जो कुएं हैं ना ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। देखिए हड़प्पा में एक आध घर में मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों में पर्सनल कुएं थे, पर्सनल बाथरूम थे, और बहुत सारे घरों में तो पर्सनल शौचालय भी मिलते थे। यानी संपन्नता मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से भी ज्यादा थी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले,
सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। हमने कल ही पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो मिलते हैं ना। मूर्ति पूजा के मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जैसे पाशुपत की मोहर कहते हैं, शिव के आरंभिक रूप की मोहर कहते हैं, उसमें मूर्ति का ही तो चित्र अंकित है। इसके अलावा उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है और अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मूर्ति पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब ऑप्शन में कहीं सिंधु घाटी सभ्यता नहीं दी है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, तो पूर्व आर्य इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल, हरा, पीला या नीला? तो देखिए, हड़प्पा काल में जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, वो लाल रंग से पेंट किए जाते थे। तो किस रंग का सामान्यतः प्रयोग होता था? लाल रंग का। लेकिन ध्यान रखिएगा, लाल रंग का पेंट करने के बाद काले रंग से डिजाइन की जाती थी, यानी चित्रकारी की जाती थी। तो चित्र किस रंग से बने होते थे? चित्र बने होते थे काले रंग से। और पूरा का पूरा बर्तन किस रंग से पेंट होता था? तो वो होता था लाल रंग से। तो लाल काला ऑप्शन में होता तो वो प्रश्न का उत्तर होता, पर चूंकि वो दिया नहीं हुआ है, लाल रंग दिया हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बिल्कुल, मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य है कि ये जो कथन है ये कैसा हो गया? ये सत्य हो गया। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। तो पशु और वृक्ष दोनों ही पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर एक स्त्री के सिर पर पक्षी ने पंख फैलाए हुए हैं, यानी कि पक्षी की पूजा की जा रही है। पशुओं और जो है एक श्रृंगी बैल की मोहर प्राप्त हुई है, कुबड़ वाले बैल की मोहर प्राप्त हुई है, यानी पशु पूजा का प्रचलन भी था। साथ ही मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पीपल की डालियों पर एक देवता की मूर्ति रखी हुई है, और जो पूजा है उस वृक्ष की पूजा कर रही हैं कौन? 7 औरतें मिल करके, यानी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो पशु पूजा और वृक्ष पूजा दोनों ही पूजाओं का जो प्रचलन था वो सैंधव काल की सभ्यता में था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये कथन क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। मंदिर नहीं बनाए जाते थे सैंधव काल में। मूर्ति पूजा प्रचलित थी पर मंदिर नहीं बनते थे। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। जादू टोना प्रचलित था। ताबीज इत्यादि पहनने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, पर मंदिर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथ ही हमें मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना भी प्राप्त हुआ है मीताथल से। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। देखिए दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा। सैंधव सभ्यता में सिंचाई नहरों से नहीं की जाती थी। हालांकि अफगानिस्तान में स्थित शोर्तगोई नामक स्थान से हमें नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने ही पढ़ाया था आपको ये क्वेश्चन, लेकिन उसके अलावा कहीं और से तो नहीं प्राप्त हुए। तो सैंधव सभ्यता में ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी नहीं। मान के चलिए कि नहरों से सिंचाई सैंधव सभ्यता में नहीं की जाती थी। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। शोर्तगोई इसका अपवाद है, वहां से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, पर बहुत बड़े लेवल पर कोई नहरों से वहां भी सिंचाई नहीं की जाती थी। तो मोहनजोदड़ो से बने सूती के कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले? बिल्कुल मिले। ये प्रश्न हमने इसी वीडियो में देखा। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का
प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल हमें कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटें मिलती हैं, बाकी पूरी सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। बाकी सभी कथन सत्य हैं, असत्य कथन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा अटक गया था दोस्तों। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जानवर निम्न में से कौन सा है? एक श्रृंगी बैल, गेंडा, बाघ या घोड़ा? तो सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? एक श्रृंगी बैल। और एक श्रृंगी बैल की जो मोहर है वो कहां से प्राप्त हुई है? वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी बैल को किस नाम से जाना जाता है? उसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुबड़ वाले सांड की मोहर भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। पर कुबड़ वाला सांड और एक श्रृंगी बैल दोनों ही ऑप्शन में दे दिए जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक श्रृंगी बैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पत्थर का प्रयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था? टेराकोटा, फिगरिन, कार्निलियन या हीरा? तो दोस्तों टेराकोटा क्या होती है? टेराकोटा कहते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को। तो जो भी कलाकृतियां बनाई जाती थी सिंधु घाटी का सभ्यता में, सैंधव स्थलों में, वो बनी होती थी टेराकोटा से, यानी आग में पकी हुई मिट्टी से। और टेराकोटा से जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फिगरिन। तो न तो हमारे प्रश्न का उत्तर टेराकोटा हो सकता है, न फिगरिन हो सकता है, बल्कि मनके बनाने के लिए जो पत्थर प्रयोग में लाया जाता था वह पत्थर कौन सा था? वह पत्थर था कार्निलियन पत्थर। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। और ये जो कार्निलियन पत्थर होता था ये किस रंग का होता था? ये होता था लाल रंग का। और इस कार्निलियन पत्थर का ही प्रयोग मनके बनाने के लिए करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें विशेषतः चन्हूदड़ों से मिले हैं। और चन्हूदड़ों के अलावा मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो हमें प्राप्त हुए हैं लोथल से। तो ये जो मनके हैं ये कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार, जलवायु परिवर्तन या महामारी का फैलाव? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, पर अगर उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक प्रमाणित कारण पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जो सबसे ज्यादा रोल था वो किसका था? तो वो था जलवायु परिवर्तन का। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो और कौन कौन से कारण बताए जाते हैं, तो कई सारे कारण बताए जाते हैं। उसमें से एक होता है बाह्य आक्रमण, यानी कि बाहरी शत्रुओं ने सभ्यता पर आक्रमण किया और धीरे धीरे ये सभ्यता नष्ट हो गई। देखो रातों रात नहीं नष्ट हुई, ऐसा नहीं है कि कोई आक्रमण हुआ या किसी भी कारण से सभ्यता पूरी विलुप्त हो गई, पृथ्वी के गर्त में समा गई। धीरे धीरे क्रमिक रूप से एक सभ्यता का विकास होता है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से ही सभ्यता का पतन होता है। तो बाह्य आक्रमण, और बाह्य आक्रमण भी किसका? आर्यों का आक्रमण, और उसके कारण यह जो सभ्यता है ये सिमट करके दक्षिण तक सीमित हो गई और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गई। ये एक मत है। इसी प्रकार बाढ़ का प्रयोग, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, बढ़ती जनसंख्या का दबाव एवं साधनों की कमी और महामारी का प्रकोप, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में गिने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाई लिपि में कितने मूल चिन्ह हैं? 26, 32, 64 या 72? तो हड़प्पाई लिपि में जो मूल चिन्ह है वो दोस्तों कौन से हैं? 64। हालांकि ये चिन्ह कोई आज की तरह ABCD नहीं है, ये चित्रात्मक चिन्ह हैं।
इसी वजह से इस लिपि को क्या कहा जाता है, इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक। जैसे मछली का कोई चिन्ह, मछली की आकृति है या इस तरीके से कोई चिन्ह बनाया हुआ है, ऐसा एक चिन्ह है, तो ऐसे चिन्हों को बना बना करके कुछ लिखने का प्रयास किया था उस काल के मानव ने। पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक इस लिपि को कहा जाते हैं। और इस लिपि में ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों की संख्या कितनी है, तो वो है 64। और ये लिपि लिखी कैसे जाती थी, लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। और उसके बाद जैसे उर्दू नहीं लिखते, लेकिन उर्दू तो ऐसे लिखते हैं कि आपने दाएं से बाएं लिखा, फिर अगली लाइन में फिर आपने दाएं से बाएं लिखा। पर ये लाइन, ये कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और अगली पंक्ति में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, और फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। इसी वजह से इस लिपि को क्या कहते हैं, इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि कहते हैं, जैसे कि कोई सांप चल रहा है। ब्रुस्टोफोधन लिपि कहते हैं और गौमूत्रीय लिपि कहते हैं। जैसे कि जब गाय चलते चलते मूत्र विसर्जन करती है तो इसी तरीके की कोई शेप बनती है, तो गौमूत्रीय लिपि भी इस लिपि को कहा जाता है। पर इस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये लिपि कैसी लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें चित्रों की मदद से भाषा को लिखने का प्रयास किया गया, पर इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अगला है, पाशुपति की मोहर कहां से प्राप्त हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट मोहर है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोहर है पाशुपति की मोहर। इसे प्राचीन शिव की मोहर भी कहते हैं, रुद्र की मोहर भी कहते हैं, और इसे तांत्रिक मोहर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मोहर कहां से प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इससे और क्या प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न बनता है कि ये जो पाशुपति की मोहर है, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज करी है अर्नेस्ट मैके ने। साथ ही अगर इस मोहर पर देखें तो इस मोहर पर, सपोज ये मोहर है, तो इस मोहर के लेफ्ट हैंड साइड पर गैंडा और भैंसा बना हुआ है, और दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर हाथी और व्याघ्र यानी कि बाघ का चिन्ह है। तो गैंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र ये चिन्ह हैं, और सामने की ओर इसमें दो हिरण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्रकार के जानवर हैं, तो देखिए एक हो गया गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण, यानी 5 प्रकार के जानवर हैं, 5 प्रकार के जानवर। लेकिन अगर आपसे पूछे कितने जानवर हैं, तो हिरण इसमें 2 हैं, यानी कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे 6। और इसी में एक जो है पुजारी कह लीजिए, तांत्रिक कह लीजिए, देवता कह लीजिए, कोई बैठा हुआ है और योग की अवस्था में है और तपस्यारत है, तो उनको भी अगर गिन लिया जाए तो इसमें कितने जीव हो जाएंगे, तो जीव कितने हो जाएंगे, जीव हो जाएंगे इसमें 7। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से उत्तर कीजिएगा। ये मोहर कहां से प्राप्त हुई है, ये मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और किसने इस मोहर की खोज की थी अगर आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट मैके के द्वारा ये मोहर खोजी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। देखिए घोड़े से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, पर सुरकोतड़ा से, सुरकोतड़ा कहाँ स्थित है, तो सुरकोतड़ा स्थित है आपका गुजरात राज्य में, और वहां से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर अभी तक ये विवादित है कि ये अस्थियां सैंधवकालीन हैं या नहीं, और यदि हैं भी तो संभवतः हो सकता है मेसोपोटामिया से, ओमान से, इन सभ्यताओं से ये घोड़े सिंधु का सभ्यता तक पहुंचे हों, क्योंकि सैंधव सभ्यता में कहीं अन्य स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं होते। खिलौनों की बात नहीं कर रहा, जीवित घोड़े के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते, कोई अस्थियां इस तरह की चीजें नहीं मिलती। तो माना जाता है कि सैंधव सभ्यता के, पूरी सैंधव सभ्यता को तो एक संपूर्ण रूप से मान देखा जाए तो घोड़े से बहुत ज्यादा वो परिचित नहीं थे। तो घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई, अगर ये पर्टिकुलर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं, और ये सुरकोतड़ा कहां स्थित है, ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, बनावली या मीताथल? तो ध्यान रखिएगा, भारत का केवल एक ही सैंधव स्थल ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और वो कौन सा है? वो है धौलावीरा। धौलावीरा को 2021 में 40वीं विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। तो एकमात्र भारतीय सैंधव स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो है धौलावीरा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ला चुका हूं, प्रश्नों के रूप में भी लाने का मैंने प्रयास किया, और जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कवर किए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़िए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए, और सिंधु घाटी सभ्यता से यदि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वो प्रश्न अगर आपने ईमानदारी से इन वीडियोस को किया है तो वो प्रश्न का उत्तर देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए फिर अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।